जिनको जो मन में आए, जैसा भी मन में आए सवाल पूछ लीजिएगा। बस एक कहानी छोटी सी सुनाता हूं। इत्तेफाक से यह आधा एक घंटे पुरानी कहानी है। सोचा था कि कुछ और बताऊंगा, नाम नहीं लूंगा, पता नहीं अभी शायद आसपास भी हो कहीं यहीं पर, वहां पे अच्छा ओके। हेलो हेलो। असल में मेरी त्वचा बहुत नाजुक है, धूप में रंग काला हो जाता है। तो सोचा था कुछ और सुनाऊंगा, लेकिन मैं ज्यादा मतलब कुछ देर पुरानी बात है। एक जज साहब मिले अभी मुझे यहीं इसी आपके अम्बेडकर पार्क में पीछे, नाम लूंगा नहीं, वादा उनसे किया है। उन्होंने कहानी सुनाई, मेरे कुछ सवाल थे उनसे। पॉक्सो के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, जो नाबालिग बच्चियों के साथ रेप होता है उसके तहत जो सेक्शन लगता है जिसमें जमानत मिलती नहीं है। तो उन्होंने बताया कि कैसे कोर्ट में काम होता है। ये सिर्फ एक घंटे पुरानी बात है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो लंबा वक्त ये लगता है कि विक्टिम को ढूंढना मुश्किल होता है। विक्टिम मिल जाती है तो गवाह पलट जाते हैं, गवाह ने गवाही दे दी तो फॉरेंसिक रिपोर्ट उलट पुलट हो जाती है। बस एक पुलिस वक्त पर आ जाती है कभी कभी। कानून में लिखा है कि 2 महीने में पॉक्सो का पूरा मुकदमा निपट जाना चाहिए, फैसला आना चाहिए, लेकिन 8-8, 10-10 साल से फैसला ही नहीं आ रहा है। तो अगर एक जज साहब ऐसी बात कर रहे हैं तो ये बहुत सीरियस है। और ये चूंकि मेरा सब्जेक्ट है कि अगर रेप जैसे संगीन मामलों में इतनी लापरवाही होती है और जुडिशरी में इतना डिले होता है, फिर बाकी हीनियस क्राइम का मैं क्या बताऊं। तो ये इत्तेफाक से अभी बात हुई तो मैंने आपसे शेयर किया। 4 छोटी छोटी कहानियों से आपको आज के हमारे कानून व्यवस्था, पुलिस की सच्चाई बताता हूं। सुशांत सिंह राजपूत की कहानी आप सबको पता होगी। यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग आज भी 2 तरफ माइंड होगा कि मर्डर है या सुसाइड है। मीडिया हम लोग बहुत इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग पहले आप लोगों को बताते हैं कि ये क्या है, जबरदस्ती थोपते हैं, और फिर जब रिपोर्ट गलत आती है तो लगता है कि ये मीडिया वाला बिक गया, ये रिपोर्टर बिक गया। सुशांत सिंह राजपूत में सभी ने कहा कि ये मर्डर है, लेकिन जितने क्राइम जर्नलिस्ट थे उन्होंने पहले ही दिन कह दिया था कि ये सुसाइड है। अब जो लोग मर्डर मान रहे हैं वो क्यों मान रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत की जब लाश मिली पंखे से लटके हुए, मैं इत्तेफाक से 1.5 महीना मुंबई में था इसी केस पे, तो उसका पैर बेड से टच कर रहा था। तो एक आदमी जो सुसाइड करे वो उसके पैर के नीचे गैप होना चाहिए, हम सब यही मानते हैं। तो जब बेड से पैर टच करा तो सुसाइड नहीं हो सकता। अब लोगों को शायद पता नहीं कि इंसान बैठकर छोड़िए लेटकर भी सुसाइड कर सकता है, गले में फंदा कसकर, क्योंकि वो एक नर्व सिस्टम होता है। अगर वो थोड़ा सा दब गया तो फिर आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर आप चाहे भी तो फंदा खोलना चाहें, खुल नहीं पाता, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी हमारे ब्रेन के हिसाब से काम करता है। एक ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने फेब इंडिया का कुर्ता पहना हुआ था, उसी का फंदा बनाकर सुसाइड किया। फेब इंडिया का कुर्ता बहुत पतला होता है, सुसाइड हो नहीं सकता, जबकि आप कुर्ते के गांठ बना लें तो वो मजबूत हो जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें हुई, लेकिन मुंबई पुलिस ने 24 घंटे में कह दिया था कि ये सुसाइड है। और इत्तेफाक से फिर सीबीआई आती है, 4 साल बीतते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या होता है। आखिर में क्लोजर रिपोर्ट कि सुशांत सिंह राजपूत का केस मर्डर का केस नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर शुरुआत में ही सिर्फ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इसकी सही हो जाती, 24 घंटे में क्लियर हो जाता कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह क्या है। सेम आरुषि केस में आज भी इस पूरे देश में हर माँ बाप को यही सवाल डराता है कि क्या वाकई पेरेंट्स अपने बच्चे को मार सकते हैं। आरुषि का और हेमराज का कातिल कौन है, हम में से किसी को नहीं मालूम, क्योंकि दोनों बरी हैं माँ बाप। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ढंग से होती, फिंगरप्रिंट्स ढंग से लिए जाते तो शायद कातिल सामने होता। सेम मुंबई का आरजीकर गैंगरेप जो एक डॉक्टर का हुआ, उसमें भी फॉरेंसिक रिपोर्ट कुछ नहीं, लेकिन गैंगरेप की बात आई, फिर तो पता नहीं क्या क्या कहानियां चली। सेम आप निठारी कांड उठा लीजिए, 16 बच्चियां जिनकी लाशों की हड्डियां मिली, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं, यूपी पुलिस ने कुछ नहीं किया, फिर सीबीआई ने कुछ नहीं किया। और उस निठारी के 2 कल्प्रिट, एक मुनिंदर सिंह पंढेर कोठी का मालिक और एक नौकर सुरेंद्र कोहली, जिसको आदमखोर भी कहा गया। ये भी कहा गया कि कुकर में वो बच्चों के मांस को पकाकर खाता था। और कमाल देखिए कि दोनों बरी है।
सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी दोनों को बरी कर दिया। निठारी के 16 बच्चियों का कातिल कौन है आज किसी को नहीं मालूम। आरुषि का कातिल कौन है किसी को नहीं मालूम। तो ये सारी चीजें इसलिए होती है कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वही है ही नहीं ढंग की। अब तो फॉरेंसिक डीएनए इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन पुलिस वालों को बेसिक ही पता नहीं है। आप में से शायद यकीन न करें, एक रेप केस में वेजिनल स्वैब जो होता है वो देश के ज्यादातर हिस्सों में झाड़ू के तिनके से कलेक्ट किया जाता है। मतलब हम पता नहीं किस दौर में है। तो जब इस तरह की चीजें होंगी तो हमारे देश में कन्विक्शन रेट क्या होगा। रेप में 25% है, 100 में से 75 छूट जाते हैं। पॉक्सो जैसी संगीन, जहां बच्चियों के साथ इतना हीनियस क्राइम हो, रेप जैसी चीज, वहां अगर एक जज साहब कहें कि 8-8, 10-10 साल लगता है सिर्फ विक्टिम को ढूंढने में, गवाह की गवाही पलट जाती है। यहां तक कि जो पॉक्सो मामले में उन्होंने ये भी बताया कि जो फिंगरप्रिंट या डीएनए सैंपल लिए जाते हैं वो जो 24 घंटे में लेने चाहिए 1-1 महीने बाद लिए जाते हैं। सैंपल गलत होता है, वहां से रिपोर्ट आती है कि सैंपल सही नहीं है, हम पक्का नहीं कह सकते कि ये उसी का है, बरी हो गया। तो किस किस को रोना रोए, वैसे ही रोते रहते हैं। खैर छोड़िए, मैंने कहा था बस इतनी सी चीजें आपको बताऊंगा। अगर जितने भी सवाल हैं यार आप लोग पूछ सकते हो, मैं चाहता हूं कि जवाब दूं। शिकारपुरी माइक है इन लोगों के पास? जी पूछिए। आवाज नहीं आ रही। मेरा नाम आलोक अग्रवाल है। अब आई आवाज? जी आ रही है आलोक जी। मैं यहीं लखनऊ में ही पैदा हुआ, पला बढ़ा, और जो आपका विषय है वो बहुत सार्थक है। एक चीज जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी सारे देश की जनता की आवाज बने, वो ये कि अगर एक छोटी अदालत या बड़ी अदालत कहीं भी कोई फैसला होता है और उसमें एक पक्ष कह रहा है 2+2 4, दूसरा पक्ष कह रहा है 2+2 5, फैसला हो गया 2+2 5 हो गया। अब वो 2+2 4 वाला अगर क्या चाहता है कि उसे न्याय मिले, बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि साहब आप ऊपरी अदालत है, आप जाओ अपील करो, 2+2 5 अगर है तो वो फैसला करेंगे। क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों नहीं है कि जो जिसने 2+2 5 करा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो? ऐसा क्यों नहीं है कि कोई ऐसा एक चीज बने, ऐसा एक मैकेनिज्म बने कि वो पहले कहे पे कि मैं अपील फ्री नहीं होती है। आजकल अपील करने जाइए 50,000, 1 लाख, 80,000, फिर आपको 10 बार बुलाएंगे, 10 बार आपको टेक्स्ट बताएंगे, 10 बार आपको वहां जाना पड़ेगा वकील के यहाँ। उसके बाद अपील होगी, उसके बाद आप हर अपील पे उसके वकीलों को उसके डेली का पैसा दीजिए और मेंटल ट्रॉमा झेलिए। सबसे बड़ा आप सवाल पूछ लीजिए। सवाल मेरा सिर्फ ये है कि आप लोगों के माध्यम से ये आवाज क्यों नहीं उठाई जाती कि जिसने इनिशियल लेवल पे 2+2 4 ना मान के 2+2 5 करा, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। उसको ऊपर सबसे पहले मैं उसी का आपको जवाब। एक मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट, 1 सेकंड और लगेगा, 2 सेकंड आपका समय लगेगा, 2 सेकंड। उसमें बात यह है कि या तो वो आदमी इनकॉम्पिटेंट है जिसने 2+2 5 का फैसला दिया, या उसने क्लियर कट पैसा खाया या किसी प्रभाव में दिया। तो दोनों ही कंडीशन में वो जुडिशियरी चाहे लोअर हो चाहे अपर हो, वो पार्ट रहने के लायक नहीं है। मैं समझ गया, मैं वही आपका जवाब दे रहा हूं। उसको बर्खास्त मैं वही आपका जवाब दे रहा हूं। देखिए इस देश में 3 अदालतें होती है, एक लोअर कोर्ट, एक हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट में जो भी फैसला आता है आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट में ये हमारी व्यवस्था है, फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जजमेंट पे उंगली उठाना हक है हम सबका। अब ये कि आज के हालात में जुडिशरी के बारे में मतलब क्या कहूं, बहुत सारे लोगों की यही मानना है कि अगर इस देश में सबसे ज्यादा करप्शन है तो जुडिशरी में है। अब ये वैसे बैठकर या किसी को उठाकर या बताकर इस मसले का हल नहीं है, ये पूरा एक सिस्टम को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जुडिशरी से लोगों को उम्मीद है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ 3 कोर्ट इसीलिए है कि अगर एक कोर्ट का फैसला गलत है तो आप दूसरी कोर्ट में जाए, फिर तीसरी में जाए, इसको बदला नहीं जा सकता। अब जी, और जो भी सवाल पूछे प्लीज एक गुजारिश है, थोड़ा शॉर्ट में पूछ लीजिएगा, सीधे सवाल पूछ लीजिएगा। बताएं जी। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम। हमारा नाम फिरोज अहमद एडवोकेट है, मैं चंदौली से आया हूँ।
कमाल है, अभी वो सवाल उठा रहे थे, एडवोकेट साहब का सवाल आ गया, पूछिए। नहीं सर, मैं इनकम टैक्स जीएसटी प्रैक्टिसर हूँ, हाँ। क्रिमिनल लॉयर नहीं हूँ। हाँ, सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अभी अयोध्या में जो लेटेस्ट मैटर है मोहित खान वाला, उनको रिपीट साबित करने में नेशनल मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ा किसी तरह का। अभी लेटेस्ट वो जो है बाइज्जत बरी हो गए। क्या हम आपसे उम्मीद करते हैं कि नेशनल मीडिया उस पर कोई डिस्क्लेमर जारी करेगी जो पूरा एकदम सिद्ध कर दिया कि नहीं ये रिपीट है सारा चीज? क्या इस पे नेशनल मीडिया, आप भी इंडिया टीडो ग्रुप से हैं, क्या आपके तरफ कोई डिस्क्लेमर जारी होगा कि जो कुछ किया गया था एकदम गलत था, आजादी से बाइज्जत बरी हो चुकी है? इतना ही हो जाए कि मोहित खान बाइज्जत बरी हो गए, नेशनल मीडिया इतना तो डिस्क्लेमर जारी कर दे। देखिए आपकी अस्सलाम वालेकुम। जो जी वालेकुम, आपकी जो बातें और आपका जो सवाल है दोनों मैं बताता हूँ। नेशनल मीडिया क्या इसको उठाएगा या नेशनल मीडिया, एक तो मीडिया की सच्चाई, चूंकि मैं उसका पार्ट हूं, मेरी रोजी रोटी है, मुझे कहने में कोई हिचक या शर्म नहीं है कि मीडिया में भी वही चीजें उठाई या उठी जाती हैं या उठती हैं जैसे मीडिया को लगता है कि कुछ टीआरपी आएगी, कुछ फायदा होगा। जो बेसिक आम लोगों की परेशानी से जुड़ी खबरें, बाकी चीजें आजकल कहीं नहीं दिखता, आपको सिर्फ तमाशा दिखता है। और जहां तक कोर्ट का फैसला, अभी हाल में आप आइए, मुंबई सीरियल ब्लास्ट लीजिए, मालेगांव लीजिए, अभी मैंने जैसा कहा कि आप निठारी इतना बड़ा केस लीजिए, सभी में बरी हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी जुडिशियल सिस्टम में जो शुरुआत लोअर कोर्ट से होती है, जब वहीं पे गवाही, एविडेंस, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही सही से पेश नहीं होगा, पुलिस उस वक्त दबाव में फटाफट केस को सॉल्व कर देती है, ये देखे बिना कि कोर्ट में कि केस ठहरेगा नहीं, तो अंजाम ये होगा कन्विक्शन होगा नहीं और लोग बरी होते जाएंगे। और ऐसे हजारों केस है जिसमें लोग बरी हो गए हैं। मैंने जैसे उनका कहा था वही कह रहा हूं कि जब तक पूरे सिस्टम में सुधार नहीं होगा, टाइम बॉन्ड, एक जैसे हर एक के लिए टाइम फ्रेम होता है, इतने टाइम, मतलब सीधे सीधे कानून में लिखा है कि एक मर्डर के केस को 6 महीने के अंदर आपको निपटाना, फैसला सुनाना। इस देश में कब 6 महीने में फैसला होता है? तो इसीलिए हर तरफ अंधेर नगरी है। जी नमस्कार सर, मेरा नाम नमस्कार, विश्वदीपक त्रिपाठी है और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं आपका शो ना देखता हूँ रात 9 बजे के बाद। अरे मोहब्बत, सबरीमाला का जो केस है उसको दोबारा से एक बार आप रिवाइव करें। कौन सा केस? सबरीमाला का जो केस चल रहा है, अच्छा। जिसमें एक व्यक्ति नकाब बांधकर हाँ। और तमाम खुदाइयां हुई, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला। तो जानना चाहेंगे कि उस केस में आगे कुछ हो पाया या नहीं हो पाया। कोशिश करूंगा ईमेल के द्वारा आपको। नहीं, पक्का मैं इस बारे में थोड़ा सा और फॉलो अप करूंगा, पता करूंगा, बहुत क्योंकि धन्यवाद। हाँ, लेकिन फॉलो अप जरूर करूंगा। Thank you so यू, much. थैंक यू। हेलो सर, सर इधर। सर नमस्कार, मेरा नाम नमस्कार। अनुराग श्रीवास्तव है, मैं जी। लखनऊ से ही हूँ। सिर्फ सिंपल सा सवाल है कि क्राइम रिपोर्टिंग में आज की डेट में इम्पोर्टेंट क्या है, टीआरपी या सच निकालना? जैसे आपने कई केसों की बात की कि अगर वो टीआरपी के लिए थे सवाल, बिकॉज आपने भी सच शायद उतनी डिटेल में नहीं गए, अदरवाइज सच पहले सामने आता, टीआरपी के साथ हम चलते रहे और सच बाद में सामने आया। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि सच इंपॉर्टेंट है या टीआरपी? फंसाने वाला आपका सवाल है, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से जवाब दूंगा। कई बार ऐसे क्राइम होते हैं जब टीआरपी और बाकी चीजें मैटर नहीं करता, वो पूरे सोसाइटी को झकझोर कर रख देता है। बेस्ट एग्जांपल है निर्भया केस। निर्भया केस में जिन लोगों को कोई मतलब नहीं था निर्भया से, और ऐसा नहीं है कि रेप या गैंगरेप अपने देश में नहीं होता है, एवरेज आप उठाकर देखें साल भर में 35,000 से ज्यादा रेप होता है इस देश में। कुछ केस ऐसे होते हैं जो लोगों के दिलों पर अपना असर छोड़ जाते हैं, जैसे निर्भया है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, बहुत सारे लोग, मैं पूरे देश में इधर उधर गया हूं, भटका हूं, निर्भया की बात करते हैं, लेकिन निर्भया के साथ जो हुआ था वो आज भी इस देश में जो लोग जानते हैं वो शायद 25% मालूम है उनको। मुझे वो याद है, अगर मतलब मैं ये कहता हूं, मेरे अपने क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में अगर किसी एक स्टोरी ने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया था तो वो निर्भया केस था, और उसकी वजह सिर्फ एक थी। जब ये हुआ 2012 में 16 दिसंबर की शायद तारीख थी, कहीं ये खबर नहीं थी, क्योंकि रात को वो इवनिंग शो पिक्चर देख के निकली थी निर्भया अपने दोस्त के साथ। 17 दिसंबर को शाम तक भी ये स्टोरी कहीं नहीं थी किसी न्यूज़पेपर में या फिर चैनल पर। पहली बार रात को ये स्टोरी आई 24 घंटे के बाद, फिर कंटिन्यू 1 महीने तक रही थी। नेक्स्ट डे एक शाम को सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में एक डॉक्टर हैं जो मेरे एक सोर्स है, उनका फोन आता है मेरे पास कि तुम कहाँ हो? मैंने कहा ऑफिस में हूँ। तो उन्होंने कहा तुम आ सकते हो सफदरजंग इस वक्त आईसीयू में? तो उस वक्त मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो मैंने कहा इस वक्त? बोले तुम आ जाओ वरना बाद में अफसोस करोगे। मुझे लगा कि वो कभी इस तरह से बुलाते नहीं है। मैं गया,
जब अंदर गया वहां तो आईसीयू के पास ले गए, फिर वहां पर अंदर आईसीयू में तो अलाउड है नहीं, बट वो शीशे का ग्लास था, वहां पर उन्होंने खड़ा किया, बोले सामने देखो। मैंने देखा सामने पहली बार एक बेड पर एक पेशेंट है और उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही हैं, बाकी पूरा ढका हुआ है। निर्भया नाम मीडिया का दिया हुआ है। उस वक्त उन्होंने उस लड़की का असली नाम मुझे बताया कि इस पेशेंट का नाम ये है और इसके साथ गैंगरेप हुआ है। तो मैंने कहा कि क्या हुआ है। जब उन्होंने उसके जख्मों के बारे में बताना शुरू किया, आप यकीन मानो मैं वहां खड़ा हुआ और रो रहा हूं, मतलब कंटिन्यू 20-25 मिनट तक। मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा ब्रूटल किस्सा नहीं सुना था। जो बताया वो आज भी मेरे जहन में उतना ही ताजा है और मुझे नहीं लगता कि मैंने इसके अलावा किसी के साथ ऐसी दरिंदगी की कोई दूसरी कहानी सुनी हो। तो जो मीडिया में हम लोगों ने भी दिखाया ना, वो 25% है, क्यों मैं लिख ही नहीं सकता, ना मैं बोल सकता हूं। तो ऐसी चीजें फिर टीआरपी बेईमानी हो जाती हैं। लेकिन हाँ, दूसरा पहलू ये है कि बहुत बार ये होता है कि टीआरपी नहीं है तो यार क्राइम की स्टोरी दिखाओ, शो दिखाओ, और लोग आप सब लोग देखना पसंद करते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि क्राइम के शोज या बाकी चीजें क्यों लोग देखते हैं, उसकी वजह यही है कि हम जो कुछ नहीं कर सकते स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो हमारे अंदर का मुजरिम वही हमसे करवाता और हम कर रहे हैं, और उसमें टीआरपी भी आ जाती, बाकी चीजें भी आ जाती हैं। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है, मैं रामनगर जिला बाराबंकी से आया हूँ सर। सॉरी, मैं एक सेकंड टोकूंगा। मैं दिल से एक तो माफी चाहता हूँ आपसे। मैं चाहता हूँ आप लोग इनको देखें। इनका नाम निजाम साहब है, कल ही मेरी फोन पे बात हुई। मोहम्मद रिजवान साहब। मोहम्मद रिजवान। मेरा एक दोस्त है जितेंद्र दीक्षित, पहले आज तक में था, अभी एनडीटीवी में है, क्राइम जर्नलिस्ट से बहुत सीनियर। कल उसका शाम को फोन आया, क्या समझो एक बहुत दूर से एक शख्स आए हैं जो नाबीना है, जो दोनों आंखों से देख नहीं पाते हैं, सिर्फ मिलने के लिए। और मैं यहाँ से जा चुका था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ और फिर मैंने इनसे वादा किया कि आ जाऊंगा। तो मैं वाकई पहले आपसे माफी चाहता हूँ। आप सवाल नहीं सर, कोई बात नहीं, माफी की कोई बात ही नहीं सर, आपके पास काम बहुत है, हम तो फिर आ गए दोबारा मिलने आपसे। मैंने आपकी 2176 कहानी अब तक की सुन चुका हूँ, जिसमें से एक जापान का एक केस था जुमको फुरुता का, और एक था निर्भया वाला कांड, जिसमें हमने आपको बहुत ही संजीदा देखा था। मतलब आपके अल्फाज फूट नहीं रहे थे, ऐसी वो कहानी थी। और एक ब्राजील या बेल्जियम की थी रिसांगेला, जो 3 बार मरकर जिंदा हो गई थी कब्र में, उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। अब मैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहता हूँ कि आप एक कहानी अभी तक मिस कर रहे हैं, मलाला यूसुफजई की, जो कि मैं आपसे सुनना चाहूंगा। हो सके तो मंडे को कल आप सुनवा दीजिएगा। बस यही मेरा इतना सवाल था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हाँ, आपने कहा, कई लोगों ने ये कहा है मलाला यूसुफजई की कहानी, क्योंकि उसके ऊपर पाकिस्तान में अटैक भी हुआ था, नोबेल भी मिला था। मैं पक्का वादा करता हूँ आपसे बहुत जल्द सुनाऊंगा। थैंक यू। हेलो सर। हाँ सर, मेरा ये सवाल है कि ये आरुषि हत्याकांड और जो निठारी कांड है, इन दोनों में अभियुक्त निकल गए हैं सीबीआई जांच के बावजूद। तो ये क्या सीबीआई की गलती है या फिर न्याय प्रणाली की गलती है? इन दोनों में बड़ा एक कॉमन वो है फैक्टर, आरुषि केस और निठारी केस। इन दोनों को जब यूपी पुलिस, चूंकि सीबीआई को हमेशा बाद में केस मिलता है, पहले ही लोकल पुलिस करती है जांच, तो ये दोनों केस बाद में सीबीआई को दिया गया। और इत्तेफाक से दोनों केस के जो आईओ थे, बॉस जांच कर रहे थे सीबीआई के, अरुण कुमार साहब हालांकि मेरे अच्छे जानने वाले हैं, लेकिन रिकॉर्ड बताता है कि जब जब कोई बड़ा केस उनके हाथ आया है तो वो कभी सुलझा ही नहीं है। अब आरुषि केस की मैं बात करूं अगर आपको, जो मतलब मैंने अपने लाइफ में ऐसा देखा नहीं। जब ये पहली बार हुआ था, 8 या 7 मई था वो 2008, पुलिस का कोई मतलब ही नहीं था। कोई भी, जैसे रिपोर्टर सब घुसकर क्राइम सीन को बर्बाद कर रहे हैं, जो जिसका मन कर रहा है वो एविडेंस उठा रहा है। जो शुरुआत में नोएडा पुलिस, मतलब उससे पहले हुआ यह था कि 7 दिन तक दिल्ली में कई नेपाली नौकर के ऊपर इल्जाम लगा था कि वो मर्डर करते हैं। तो जब आरुषि की कहानी आई तो पहले यही कहा गया कि उनके घर में भी एक नेपाली नौकर था, हेमराज, कि उसी ने मारा और वो भाग गया। नेपाल तक नोएडा की पुलिस भेज दी गई थी, और वो बेचारा हेमराज, उसकी लाश पड़ी हुई उसी घर में छत पर, जो 24 घंटे बाद दिखाई दी। तो नोएडा पुलिस उस घर तक, एक कहते हैं क्राइम सीन को हर जगह से देखना चाहिए, नोएडा पुलिस छत तक नहीं गई। और जो भी उस केस का हशर था वो उन्होंने किया। बाद में जब सीबीआई आई तो उसने उससे भी ज्यादा, उसे लगा कि इसमें कुछ है ही नहीं। और
क्लोजर रिपोर्ट उनका देना मजबूरी थी उनकी। बाद में आप देखिए कि फिर उसी क्लोजर रिपोर्ट पर चार्जशीट बनी। इलाहाबाद लोअर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई डॉक्टर नुपुर और राजेश तलवार को। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, कहा आपकी कहानी तो बहुत अच्छी है लेकिन सबूत कोई नहीं है। सेम निठारी में हुआ। मतलब अगर किसी देश में 16 बच्चियों का एक इतना बड़ा मास मर्डर हो और इतने साल बाद भी कोई कातिल ही नहीं है, तो सवाल ये 16 बच्चियों को किसी ने नहीं मारा, इसका मतलब है। तो जब सीबीआई जैसी जांच एजेंसी अगर इस तरह से जांच करेगी तो फिर मैं वही कह रहा हूं कि क्या क्या रोना रहे। और ऐसा नहीं, आज की जो टेक्नोलॉजी है, मैं तो ये चैलेंज करता हूं, आज कोई क्रिमिनल सिर्फ अपने घर से निकलकर 500 मीटर के दायरे में कोई क्राइम कर ले, बच नहीं सकता, क्योंकि उस 500 मीटर के दायरे में वो किसी न किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद होगा। उसका मोबाइल जो है वो किसी न किसी टावर से कैच होगा, उसका लोकेशन क्राइम सीन पे उसकी मौजूदगी पता चल जाएगी। अब तो ऐसा टेक्नोलॉजी आ रही है कि अब डीएनए के लिए आपको आपके सैंपल की भी जरूरत नहीं है। एयरबोर्न डीएनए, आप अगर उस इलाके से गुजरे हवा में आपका डीएनए आ जाएगा और उसके जरिए आप पकड़े जाएंगे। तो सब कुछ है, लेकिन विल होना चाहिए कि इस केस को कैसे सुलझाएं। और यही वजह है कि जो बड़े बड़े केसेस हैं वो अनसॉल्व्ड है। जी पीछे। मैं सुनील कुमार अग्रवाल, लखनऊ से। दिखाई नहीं दे रहे आप? अच्छा, जी जी जी, आप तो चमक रहे हैं, बताइए। हमारा न सवाल है न जवाब है, जनता से और आपसे यह कहना है, देखिए हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, कहानियां चलती रहेंगी, लोग कष्ट में आते रहेंगे और दुर्घटनाएं घटती रहेंगी। हम सब लोग मिलके यह प्रण करें मीडिया के साथ कि कोई भी घटना घटती है उसमें एक टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड रीजनेबल हो, 2 महीने 3 महीने, उसका जजमेंट देना ही देना है। यहां पर तो साहब 10-10 20-20 साल तक केस चलते हैं, एक्यूज मर गया, सारी चीजें खत्म हो गई, पता नहीं ये जजमेंट कैसे आते हैं और क्यों इतना समय लगता है। इसी वजह से क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। 3 महीने में अगर जजमेंट देना मस्ट होगा, लोअर कोर्ट फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वकील और जज क्यों नहीं समय देते हैं? साहब मैं कई बार गया हूं, जज साहब अभी चले गए, नाश्ता करने चले गए, छुट्टी, ये कोई कमेंट नहीं हमारा। डेडलाइन होना चाहिए कि घटना के 90 दिन के अंदर उनका जरूर जजमेंट आना चाहिए। ये आपकी और हमारी सबकी जिम्मेवारी। देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूं। जी सर। ऑलरेडी ये कानून में है, अगर 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करने का कानून है, टाइम फ्रेम है, सेम ये है जो पुराना सीआरपीसी है, उसमें है कि एक हीनियस मर्डर केस का जजमेंट 6 महीने में आना चाहिए। अंग्रेजों के जमाने से फॉलो नहीं होता, इसलिए कि एक तो हमारे अगर 4-5 करोड़ पेंडिंग है केस, कोर्ट में जजेस नहीं है, स्टाफ नहीं है, तो यही रोना रोते हैं। लेकिन ये टाइम फ्रेम करेगा कौन तय? हम, आप, मीडिया, ये लोग नहीं कर सकते। ये जो बैठे हुए हैं तमाम ऊपर के पदों पर, ये उनका काम है। हो सकता है, इसके लिए विल पावर चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं, उन पर भी दबाव पड़ता है, उन्हें भी पता है, उनका भी सर्विस नोट खराब होता है। जी हाँ, बाकी नेक्स्ट। जी पूछिए। शर्म जी नमस्ते, बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू। हम सबको पता है कि मतलब यू आर द पायनियर ऑफ क्राइम रिपोर्टिंग इन इंडिया, एंड आपने ये बताया था कि जो जामा मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था, जो वैन में हुआ था, आप उसके जस्ट बगल में थे। मुझे ये पूछना है कि क्राइम रिपोर्टिंग इन इंडिया, बीइंग यू अगेन बीइंग अ टॉप नॉच क्राइम रिपोर्टर, हाउ डेंजरस इट इज़, बिकॉज जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको आपके बारे में सब पता है, जितने भी अंडरवर्ल्ड के लोग हैं उनको आपके बारे में सब पता है। कभी कभी आप खुद क्राइम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, देयर मल्टीपल ब्लास्ट होते हैं एक ही जगह पे, एंड कभी कभी वो वहाँ पहुँच भी जाते हैं, एंड यू कांट बैक आउट बिकॉज ऑफ द एथिक्स। तो कितना डिफिकल्ट, जैसे आपने बताया जामा मस्जिद जब ब्लास्ट हुआ था आप उसके बगल में ही थे, जो वैन था। जब अभी रिसेंटली जो ब्लास्ट हुआ रेड फोर्ट में, तो उसमें भी आप लोग, मतलब आपका ऑफिस दिल्ली में ही है, तो मतलब आप लोग वहाँ पहुँच गए, तो आपको पता है कि भी और ब्लास्ट हो सकते हैं, एंड स्टिल आप वहाँ से आप ट्राई करते हैं वहाँ से रिपोर्ट करने का ऑन साइट। तो कितना डेंजरस होता है ये पूरा रिपोर्ट करना? एक्चुअली क्राइम रिपोर्टिंग में खतरा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी जगहों पे जाना पड़ता है। लेकिन मेरा अपना एक मानना है कि जब मौत लिखी होगी जहां पे, जैसे वो वैसी ही आएगी। अगर इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी थी लेकिन अपने सिक्योरिटी गार्ड ने मार दिया, ये किसने सोचा था? तो कई बार खतरा होता है, लेकिन और ऐसा नहीं है, मैं भी इंसान हूं, डर लगता है। और
लेकिन चूंकि ये मेरा पेशा है और मैंने इसको खुद चुना है, पैशन है मेरी क्राइम रिपोर्टिंग, तो मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, एक छोटी सी सिर्फ, वैसे तो बहुत सारी धमकियां मिली, कई बार जान बच गई। जैसे जामा मस्जिद का आपने बताया, जिस कार पे खड़े होके हम लोग गप्पे मार रहे थे, सिगरेट पीते सारे रिपोर्टर, उसी में RDX था, बस उसका तार टूटा हुआ था, वरना वो टाइमिंग वही थी जहां हम खड़े हुए थे। तो उसके बाद वो फिर आज मैं यहाँ बैठा भी नहीं होता बताने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो डर लगा था, जब मुझे यकीन हो गया था कि अब मैं बचूंगा नहीं और ये लास्ट लम्हा है, वो इराक में हुआ था। जब मैं मौसूल गया था, ISIS बगदादी वाला इंसिडेंट था। उससे पहले हुआ ये कि करीब 2 साल तक मैंने तमाम स्टोरीज की, वारदात आज तक में शो बनाए। तो बगदादी के लोग, आतंकवादी जो थे, वो बड़े ब्रूटल तरीके से मारते थे, और जिसको मारते थे उसको नीले रंग का कपड़ा पहनाते थे। वो कपड़ा असल में वहां के ग्वांताना बे जेल के कैदियों का ड्रेस है, तो वही पहना के मारते थे। अब 2 साल तक जो मैंने शो बनाया, तो आप लोगों को जो दिखाता हूं वो होता है ब्लर करके दिखाता हूं। अगर गोली मार रहे हैं तो मैं गोली मारते हुए नहीं दिखा सकता, गला काट रहे हैं तो वो नहीं दिखा सकता। लेकिन मैं चूंकि लिखना है, मुझे शो बनाना है, तो मैं वो सारी चीजें नंगी आंखों से देख रहा हूं, बिना ब्लर किए हुए, मतलब रियल पिक्चर वो दिमाग में घुस चुका था। और उसमें कैसे मारता था वो, या तो गला काटता था, कार में बिठा दिया, ब्लास्ट कर दिया, पिंजरे में उसने बंद कर दिया और पिंजरे को स्विमिंग पूल में डुबा दिया, या पिंजरे में बंद करने के बाद आग लगा दी। तो ये चल रहा था। इत्तेफाक से हमारे 35-36 लोग इंडियन गायब थे, तो उसी के लिए मौसूल गया था, और मौसूल ISIS का गढ़ था। तो एक बार हम लोग जब जा रहे थे, हमारी पूरी टीम थी, मैं, गौरव सावंत और कृपाल जी हमारे कैमरामैन, तो एक जगह पर हमें एक ड्राइवर ने कहा कि आप इस तरफ मत जाओ, ये ISIS का गढ़ है। पर हम, ये था कि यार ठीक है, जोश में निकल लिए। तभी हमने देखा 6 लोग हैं। अच्छा, वहां खंडर था, तो हमने कहा शूट करेंगे। उसने बताया ये ISIS ने बम से उड़ा दिया था, कुछ मकान हो गए, अब खंडर हो गए। तो 6 लोग खड़े थे, कुर्ता पजामा पहने हुए थे। हम गए, हमने सोचा इनसे कुछ बात करूं, बाइट लूं। तभी अचानक उसने, एक ने कैमरा पकड़ के देखना शुरू किया, हमने बात करनी शुरू की। अब वो अरबी बोल रहा है, हमें पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, बट इतना था कि हम अल हिंद बोल रहे थे, और वहां जर्नलिस्ट को सहाफी बोलते हैं। तभी अचानक बात करते करते उसने हमें देखा कि कुर्ते के अंदर इन सबके हथियार है। अब उसने वो निकाल लिया और फिर कहा कि इधर चलो। वो दफूल एक शब्द है, मतलब इधर दाखिल, और दूर तक कोई नहीं है। और जैसे ही उसने कहा उधर चलो, पीछे सन्नाटा। अब हम तीनों को यह मालूम था कि अगर मैं इसके पीछे इस खंडर के चला गया तो जिंदगी में वापस हम लोगों को कोई नहीं देख पाएगा। अब हम समझ गए कि ISIS के टेररिस्ट है, और हम तो गए। वो जो पल था ना, वो सारे नीले कपड़े, वो गला काटना, अब दिमाग में ये चल रहा है कि ये हम लोगों को कैसे मारेंगे, गला काटेंगे, गोली मारेंगे, जलाएंगे, क्या करेंगे। इत्तेफाक से उसी वक्त जब ये सोच रहे थे, एक सायरन की आवाज आई। तो गौरव ने कहा कि अजान की आवाज है, धीरे से हम बात कर रहे हैं। मैंने कहा इस वक्त अजान की आवाज नहीं आएगी, इस वक्त नमाज का टाइम ही नहीं है। तो फिर देखा सायरन की आवाज है। तो इराकी स्पेशल फोर्स की 2 गाड़ियां जा रही थी। अब जैसी वो गाड़ी जो थी, यहां से आप मान लीजिए कि इतनी दूर होगी जहां पे हाथी है पहला। अब हमारे सामने 2 ही रास्ते, या तो हम उनसे मदद मांगे और या फिर मर जाए। तो हम तीनों ने तय किया कि हम हेल्प चीखेंगे, आंखों आंखों में बात करके, और भागेंगे उनकी तरफ। वही किया हमने, हेल्प किया, और तीनों दौड़े, और तीनों झुककर दौड़े, इसलिए कि अगर वो गोली चलाए तो पीठ पे लगे या कमर के नीचे लगे, सर पे ना लगे, तो बचने के चांस है। भागे तो खैर, तब तक वो थे, देखा फोर्स, वो भी निकल लिए। फिर जो आर्मी थी उसने हमसे पूछा, हमें डांटा, हमारे पास परमिशन नहीं कि आप यहाँ क्यों आए। और तब तक हमारे जहन में ये चल रहा था कि काश एक बार घर वालों से बात कर लूं, बेटी से बात कर लूं। और ये भी चल रहा है कि अगले वारदात में स्टोरी हम ही लोगों की चलनी है। तो वो जो पल था, और ये भी तय था कि अब दोबारा यहाँ नहीं आएंगे, और यहाँ से बच गए तो सीधे दिल्ली जाएंगे अगली फ्लाइट से। खैर वो बचे, वहां से निकले, फिर गाड़ी में बैठे। अब आर्मी वालों ने कहा आप उधर जाओ। फिर हम दोनों आपस में बात करते हैं, आप क्या। हमने कहा कुछ नहीं, शूट करेंगे, बाकी देखा जाएगा। फिर हम आगे गए, शूट किया, फिर वापस आए। तो वो वाला जो था एक, वो सबसे डेंजरस, मतलब डराने वाला था। थैंक यू। हम समय हो चुका है, हम कुछ तो चलिए एक लास्ट, वो बहुत देर से पीछे हाथ। ओके डन। प्लीज माइक पहुंचा दीजिए वहां तक, एक और सवाल लेंगे। बस
वैसे ही पूछ लीजिए, आ जाएगी आवाज आपकी। आप आगे, अच्छा ओके। मेरा नाम शाश्वत मिश्रा है और मेरा सवाल ये है, बीइंग एडिटर इन चीफ आप लोग ये कब डिसाइड करते हैं कि किस न्यूज को ओवर्ट करना है या किस न्यूज पे कवर्ट होना है? नहीं, ऐसा और कुछ नहीं। दूसरा आपने अपनी सारी कहानियों में लगभग इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म, जो कि स्पेशली आप फॉरेन कंट्रीज के हैं, उस पे बेंचमार्क जो उन्होंने सेट किए हुए हैं उनको बताया, बहुत अच्छा लगा। उस तरह की इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म ताकि जो है यहाँ पे भी उस तरह से फॉलो किया जाए, इस तरह के बेंचमार्क हम कब सेट करने के उसमें है? और तीसरा, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि जो आपने जामा मस्जिद वाली बात की थी, जामा मस्जिद बम ब्लास्ट की, उसमें मेरा भाई भी आपके साथ था। अच्छा, मेरा नाम शाश्वत मिश्रा है। मैं आप समझ गया जी, बिल्कुल, थैंक यू। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो खबर आती है ना वो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से तय करते हैं, बाकी कुछ नहीं है कि ये स्टोरी दिखाई जानी चाहिए या नहीं। दूसरा जो इन्वेस्टिगेटिंग आपने कहा फॉरेन, और ये अपने देश में भी हो रहा है, ऐसा नहीं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, ये सारा काम कर रहे हैं। आने वाला टाइम क्राइम के लिए थोड़ा डिफरेंट भी है, अब चेंज हो चुका है सिनेरियो, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब बेटर है पुलिसिंग के लिए भी और क्राइम जर्नलिस्ट के लिए भी। थैंक यू। तो चलिए इसी के साथ, अच्छा बताइए। सर फटाफट जी, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका लखनऊ में। शुक्रिया। मैंने आपके 2 प्रोग्राम्स देखे थे क्रिकेट तक के साथ मैच फिक्सिंग को लेके, तो उस टाइम हालांकि आपने बताया था कि उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा था 90s में और अर्ली 2000 में, जो हम सभी को पता है बतौर क्रिकेट प्रेमी। अब आज के दौर में जैसा आपने बताया, कोई भी क्राइम अननोटिस नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं वो उसको दर्ज होगा। क्या, मैं व्यक्तिगत जानना चाहता हूँ, आपने तो इतना कवर किया है सब कुछ, क्या अभी भी पॉसिबल है कि इंटरनेशनल क्रिकेट और खास तौर से भारतीय क्रिकेट में ये अभी भी मौजूद है मैच फिक्सिंग? मैच फिक्सिंग है, तरीका बदल गया। पहले आप मैच पर होता था फैसला, अब एक एक गेंद पे होता है। बहुत सारी चीजें हैं, ये चीजें जाती नहीं है। बिल्कुल है, तरीका बदल चुका है साहब। थैंक यू, जड़ से खत्म नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। आप लोगों का वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी, बातचीत होती रहेगी, तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।